आप रहस्यवाद के लिए पहले से कहीं ज्यादा योग्य हैं। युवाओं से पूछिए, क्या वो पीछे की गलियों में जाकर खरीदे बिना बस यहाँ बैठकर मदहोश होने के इच्छुक हैं? अगर पूरा जीवन एक रेस है तो फिनिश लाइन मृत्यु है। क्या आप यही चाहते हैं? समय आ गया है कि इस दुनिया के युवा खड़े हों और ज्यादा संवेदनशील, मानवतावादी शिक्षा प्रक्रिया की मांग करें, अपने विकास, खुशहाली और दुनिया की खुशहाली के लिए, क्योंकि ये दुनिया कल आपकी है। रहस्यवाद कोई जादू नहीं है। रहस्यवाद बस यही है, कोई भी चीज जो आपकी समझ या बोध से परे है वो आपके लिए रहस्यमय है ना? हाँ या ना? मान लीजिए ये 1000 साल पहले की बात है। आप सभी यहां बैठे हैं कहीं बाहर और मैं साइकिल चला कर आया। आपने कभी साइकिल नहीं देखी, आपको पता ही नहीं कि साइकिल क्या होती है। मैं साइकिल चला कर आया इन पतले 2 पहियों पर। फिर मैं कहता हूं मैं अभी स्वर्ग से उतरा हूं और मैं यहां हूं। आप यकीन कर लेंगे। फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुनूंगा जो सबसे अक्षम है और कहूंगा तुम आओ, ये करो, कर सकते हो। निश्चित ही वो गिर जाएगा। फिर यह स्थापित हो जाता है कि मैं स्वर्ग से आया हूं वगैरह वगैरह। क्योंकि जो कुछ भी आप नहीं समझते वो आपको रहस्यमय लगता है। जो चीजें आप नहीं समझ सकते अगर कोई और समझ ले तो वो आपको बिल्कुल जादू ही लगता है ना? लेकिन आज आमतौर पर हम इसे इंजीनियरिंग कहते हैं। जो एक समय में जादू था आज वो इंजीनियरिंग है ना? यहां से अगर मैं इस सीट के साथ इधर उधर उड़ने लगूं, आप कहेंगे वाह ये नई टेक्नोलॉजी क्या है। आप ये नहीं चेक करेंगे कि मैं किस स्वर्ग से आया हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले से कहीं ज्यादा रहस्यवाद के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा है। जब मैं युवाओं से बात करता हूं, जैसे 20 साल के युवा, तो मैं थोड़ी उलझन में पड़ जाता हूं। वो अपनी पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस बात को नहीं मानते कि उन्हें खुलकर बात करने की जरूरत है। देखिए, लगभग 1.5 साल या 2 साल पहले हमने यूथ एंड ट्रूथ नाम का एक अभियान शुरू किया था। ये कोई सलाह देने वाला अभियान नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपको कैसे होना चाहिए। बस आपके पास सवाल हैं। जब आप युवा होते हैं तो आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। आप जो भी सवाल पूछेंगे हम उनका उत्तर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए मायने रखते हैं, और ऐसे देंगे जो आपको समझ में आए। और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि जैसा कि मैं कह रहा हूं, अभी 162 से अधिक यूनिवर्सिटीज का बुलावा आया हुआ है। हम बस नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो उन्हें आकर्षित करता है? तो मैं बेंगलोर शहर में था। वो मुझे इन सभी अंडर 25 सम्मेलनों में आमंत्रित कर रहे थे। अंडर 25 सम्मेलनों में केवल वो जो 25 से कम है। किसी तरह मैं एलिजिबल हूं। तो लगभग 12-13 हजार युवा वहां बैठे थे। गांजे की तेज गंध आ रही थी, ठीक है? तो उनसे बात करने के कई तरीके हैं। मैं एक सरल तरीका बता रहा हूं, बस मेरी आंखों में देखो। मैं हमेशा नशे में रहता हूं। युवाओं से पूछिए, क्या वो पीछे की गलियों में जाकर खरीदे बिना बस यहां बैठकर मदहोश होने के इच्छुक हैं? क्या वो इच्छुक होंगे? वो सब इच्छुक हैं, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हैं। तो उन्हें कोई फिलॉसफी सिखाने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें एक बेहतर विकल्प दीजिए। हेलो, उन्हें बेहतर विकल्प दीजिए। वो उसे क्यों नहीं चुनेंगे? देखिए, युवा लोग उन बकवास बातों को सुनना नहीं चाहते जो बूढ़े लोग लगातार बोलते रहते हैं। वो हमेशा उन चीजों की बात करते हैं जो उनके जीवन में कारगर नहीं हुई। जब मैं कहता हूं कारगर नहीं हुई, तो मेरा मतलब है कि 5-6 साल की उम्र में लोग कैसे थे, वो कितने खुश और उल्लास से भरे थे। 30 की उम्र तक वो ऐसे हो जाते हैं। क्या ये काम आया? मैं पूछ रहा हूं। 5 की उम्र में अगर आप इतने खुश हैं तो 30 तक आपको परमानंद में होना चाहिए अगर आप बड़े हुए होते।
लेकिन इसका उल्टा हुआ है, तो जाहिर है इसने काम नहीं किया। बकवास ने बहुत लंबा जी लिया है, सिर्फ अथॉरिटी होने के आधार पर। समय आ गया है जब कोई अथॉरिटी नहीं बचेगी। सत्य ही एकमात्र अथॉरिटी होगी। जो काम करता है वो रहेगा, जो नहीं करता वो मरेगा। अच्छे दिन। दुर्भाग्य से हमने दुनिया में एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। शिक्षा इसके केंद्र में है। कई अन्य पहलू भी हैं। शिक्षा इसका केंद्र है, जहां हमेशा दुनिया को जीतने की बात होती है। ठीक किंडरगार्टन से वो बस यही पूछते हैं, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन लास्ट आया। शिक्षा समाज में प्रचलित सामान्य दृष्टिकोण का एक परिणाम है। हम एक विजेता मानसिकता में आ गए हैं। मुझे लगता है ये पिछले 300 सालों से चली आ रही साम्राज्यवादी जीवन शैली का असर है, जहां हमें लगता है कि हम तभी शक्तिशाली और अच्छे हैं जब सब लोग हमारे पैरों तले हों। खैर, टेक्नोलॉजी के साथ और दुनिया भर में बढ़ रही मानव आकांक्षा के साथ हर किसी को अपने पैरों तले रखने का समय जा चुका है। लेकिन फिर भी हम शिक्षा प्रणाली को बुनियादी तौर पर बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं। यहां अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, कौन किससे जीतता है। जब आप किसी के साथ रेस करना चाहते हैं, या जब आप सोचते हैं कि जीवन एक रेस है, तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से फिनिश लाइन पहुंचे, है ना? हेलो? अगर पूरा जीवन एक रेस है तो फिनिश लाइन मृत्यु है। आप वहां जल्दी क्यों नहीं पहुंचते? हेलो। क्या आप यही चाहते हैं? लोग मुझे बता रहे हैं दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है तो बहुत दुख की बात है। एक युवा व्यक्ति अपनी जान क्यों लेना चाहेगा? अगर वो अपनी जान लेना चाहते हैं तो हम समाज में बुनियादी तौर पर कुछ बहुत ही गलत कर रहे हैं। मुख्य समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि हर कोई विजेता बने। हर किसी का दिल विजेता बनने का नहीं होता, और ना ही हर कोई चीजों पर विजय पाना चाहता है। हेलो। हर कोई खोजना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा, समझना चाहेगा, लेकिन हर कोई जीतना नहीं चाहता। लेकिन हमने पूरी दुनिया को जीतने वाले मोड में डाल दिया है। अब एक ही चीज होगी, सभी संवेदनशील लोग कुचल दिए जाएंगे, सबसे निर्दयी लोग शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। यह अच्छा तरीका नहीं है इस समाज और इस दुनिया को बनाने का। अब उन संरचनाओं को बदलने का समय आ गया है जो लोगों को बनाती है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि लगभग 90% मानव आबादी उसी एक छलनी से गुजर रही है ना? हेलो। ये छलनी एक संवेदनशील और बहुत ही मानवतावादी छलनी होनी चाहिए। ये कोई साम्राज्यवादी छलनी नहीं होनी चाहिए, या ये एडोल्फ हिटलर या सिकंदर जैसी छलनी नहीं होनी चाहिए। अभी हम उन्हें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें लगातार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे अत्याचारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरों की असफलताओं का आनंद लेंगे, है ना? हेलो। मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं। मतलब क्या? मुझे आप सभी की असफलता पर खुशी है। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? समय आ गया है कि इस दुनिया के युवा खड़े हों और ज्यादा संवेदनशील मानवतावादी शिक्षा प्रक्रिया की मांग करें, अपने विकास, खुशहाली और दुनिया की खुशहाली के लिए, क्योंकि ये दुनिया कल आपकी है। और आप उन लोगों में से एक हैं जो धरती के कुछ हिस्से पर अपना सीधा प्रभाव रखते हैं। आपने भारत में कावेरी बेसिन को पुनर्जीवित करने के लिए 2 अरब पेड़ लगाने की चुनौती ली है। मेरे लिए 2 अरब पेड़ वाकई बहुत बड़ी संख्या लगती है। वैसे 242 करोड़ पेड़ निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या लगती है,
लेकिन सूखी भूमि पर रहने वाले 1.3 अरब लोगों की संख्या जो रात में इब्राहिम को जगाए रखती है, मैं इसे एक समाधान के रूप में देखता हूं, क्योंकि भारत की आबादी लगभग इतनी ही है। तो ये 1.3 अरब लोग, अगर हम सब बस 2 पेड़ लगाने का संकल्प लें अगले 12 वर्षों में, तो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, है ना? तो हमारी समस्याएं और समाधान अलग अलग नहीं हैं। अगर हम एक खास आयाम का दोहन करते हैं तो यह समाधान बन जाता है। अगर इसे बिना दोहन के छोड़ देते हैं तो समस्या बन जाता है। तो अभी हम इसका दोहन समाधान की ओर करेंगे या नहीं, यही सवाल है। कावेरी कॉलिंग का संबंध कावेरी बेसिन से है, जो 83 से 84 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए आपको पेड़ों की पत्तियों और जानवरों के मल की जरूरत होती है, लेकिन ये दोनों ही गायब हैं। जैसा कि ये कह रहे थे कि आप जो भी करते हैं कहीं ना कहीं कोई इसे उगा रहा है, ठीक है? और अब बाजार पूरी दुनिया में है, तो आप केवल लोकल में ही नहीं बेचते, क्योंकि इसे हमेशा दुनिया के दूसरे छोर पर भी बेचा जा सकता है। इसीलिए जब ये स्थिति है तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, मिट्टी में उच्च जैव विविधता बनाए रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। कावेरी कॉलिंग का उद्देश्य यही है। मैं सदगुरु को फिर से धन्यवाद देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आप मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हमारे ऑफिस में आए। ये निश्चित रूप से आपका ऑफिस बहुत है धन्यवाद। और आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस सम्मेलन के लक्ष्य से मेल खाता है। और हम ईशा फाउंडेशन के साथ काम करके और इस साझेदारी को बढ़ाकर बहुत खुश हैं। हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि दुनिया भर से न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी आप जैसे और नेता होंगे, क्योंकि किसी को सतत विकास और टिकाऊ धरती के इस लक्ष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करना बहुत आवश्यक है। तो कावेरी कॉलिंग मेरे और मेरे सभी वॉलंटियर्स के लिए 12 साल की एक प्रतिबद्धता है। इसे साकार करने के लिए हमें आपका सपोर्ट हम चाहिए। करेंगे, हम पूरी तरह और हम आपके केवल साथ एक हैं। नदी को नहीं देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए एक प्रदर्शनकारी मॉडल बने। धन्यवाद। Thank you.